हेलो दोस्तों, आज के क्लास में हम लोग यूपी डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के विज्ञान विषय के वर्ष 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 और 2016 के सभी बहुविकल्पी प्रश्नों को एक ही वीडियो में पढ़ेंगे। तो आइए आज की क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग 2023 के क्वेश्चन पेपर को पढ़ेंगे। 2023 का पहला बहुविकल्पी प्रश्न है, एसिटिलीन का रासायनिक सूत्र है। ऑप्शन ए है CH4, बी है C2H6, सी है C2H4, डी है C2H2। इसका ऑप्शन डी सही उत्तर होगा C2H2। जो एसिटिलीन का रासायनिक सूत्र होता है C2H2। एसिटिलीन कच्चे फलों को पकाने के लिए प्रयोग में आता है। पहले जो होता था ठोस अवस्था में एसिटिलीन आता था, उसको फलों के बीच में रख के ढक दिया जाता था, जिससे फल दो से तीन दिन में पक जाते थे। लेकिन आजकल द्रव अवस्था में भी आ रहा है एसिटिलीन। उसको पानी में घोल के थोड़ा सा मात्रा और उसको फलों को एक बार उसमें डुबा के बाहर रख देते हैं, जिससे कि 24 घंटे में ही फल पक जा रहे हैं। और ऑप्शन इसका ए है CH4। CH4 मेथेन को कहते हैं, यानी मेथेन का रासायनिक सूत्र है। और C2H6 ये इथेन का सूत्र रासायनिक सूत्र है। सी है C2H4, इसको एथीन या एथिलीन कहते हैं। ये एथिलीन का रासायनिक सूत्र है। प्रश्न संख्या दूसरा है, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए है उत्तल लेंस, बी है उत्तल दर्पण, सी है अवतल लेंस और डी है अवतल दर्पण। तो दर्पण नहीं होता है, लेंस ही होता है। तो ये दो ऑप्शन तो ऐसे ही कट गए, बी और सी। बचा ऑप्शन ए है उत्तल, अब सी है अवतल। तो इसका सही उत्तर सी है अवतल लेंस। इसका एक ट्रिक होता है याद करने का, निया। आप निया याद रखेंगे, नी आ, यानी न से निकट दृष्टि दोष और अ से अवतल लेंस, यानी निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस। तो बचा कौन सा? उत्तल लेंस बचा और दूर दृष्टि दोष बचा। तो दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। प्रश्न संख्या तीसरा है, समुद्री तल पर दाब मापी के पारे की ऊंचाई होती है। ऑप्शन ए है 80 सेंटीमीटर, बी है 76 सेंटीमीटर, सी है 60 सेंटीमीटर, डी है 100 सेंटीमीटर। इसका ऑप्शन बी सही उत्तर है 76 सेंटीमीटर। प्रश्न संख्या 4 है, निम्नलिखित में से पत्ती से संबंधित अंग नहीं है। ऑप्शन ए है पर्णधार, बी है पर्णविनती, सी है पर्व संधियाँ और डी है पर्व फलक। इसका ऑप्शन सी सही उत्तर है पर्व संधियाँ। बाकी ये जो तीनों भाग हैं पत्ती के भाग हैं, पर्णधार, पर्णवृंति, पर्णफलक। प्रश्न संख्या 5 है, कार्बन का अक्रिस्टलीय अपरूप है। ऑप्शन ए है ग्रेफाइट, बी है फुलरीन, सी है चारकोल और डी है हीरा। इसका ऑप्शन सी सही उत्तर है चारकोल। जो बाकी जो देखिए अक्रिस्टलीय पूछा है, क्रिस्टलीय और क्रिस्टलीय में अंतर क्या है? क्रिस्टलीय उसे कहते हैं जो परत दर परत पाया जाता है और जो सिस्टमेटिक होता है, वो एक स्लिपरी होता है, तो फिसलता है और जो आप हाथ में लेके उसको ऐसे रब करेंगे तो वो फिसलेगा, तो उसको क्रिस्टलीय रूप कहते हैं। अक्रिस्टलीय रूप बेढंगा ऐसे बिना तौर तरीके से बिना सिस्टम के ऐसे ही होता है उसका आकार, तो चारकोल है। इसका ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। बाकी जो है ग्रेफाइट, फुलरीन, हीरा ये सब कार्बन के अपरूप हैं और ये क्रिस्टलीय रूप हो जाएंगे कार्बन के। इसके बाद है 2022 का क्वेश्चन पेपर। 2022 का पहला बहुविकल्पी प्रश्न है, पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को अपनी ओर खींचती है, यह बताया। किसने बताया? ऑप्शन ए अल्बर्ट आइंस्टाइन ने, बी है CV रमन ने, सी है सर आइजैक न्यूटन ने और डी है SN बोस ने। इसका ऑप्शन सी सही उत्तर है आइजैक न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया था। यही तो पृथ्वी अपने प्रत्येक वस्तु को अपनी ओर खींचती है, इसी को तो गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। इसको न्यूटन ने बताया था। इसका ऑप्शन ए है अल्बर्ट आइंस्टाइन ने फार्मूला दिया था E=mc²। और बी है CV रमन ने रमन इफेक्ट को, रमन प्रभाव को बताया था। और डी है SN बोस ने बताया था कि पौधों में भी जान होता है, उनको भी दुख दर्द होता है, उनको मारने पे चोट लगता है। एक 9th में चैप्टर था SN बोस द्वारा लिखा हुआ प्लांट आल्सो ब्रीथ एंड फील, उसमें उन्होंने पूरा डिटेल में इसके बारे में बताया हुआ है। प्रश्न संख्या 7 है, कुम्हार के चाक की गति होती है। ऑप्शन ए है घूर्णन गति, बी है सरल रेखी गति, सी है वृत्तीय गति और डी है दोलन गति। तो इसका ऑप्शन ए सही उत्तर होगा घूर्णन गति। चाक का कुम्हार है अपनी धुरी पे एक पॉइंट पे फिक्स होता है और चारों तरफ घूमता है ऐसे, तो ये घूर्णन गति हो जाएगा। बाकी है बी है सरल रेखी गति। सरल रेखी गति किसे कहते हैं? जो सरल रेखा में एक सीधी गति को सरल रेखी कहते हैं, जैसे रेलगाड़ी का पटरी पे दौड़ना या कार का सड़क पे दौड़ना। सी है वृत्तीय गति उसे कहते हैं जब किसी अक्ष के परितः उसके चारों तरफ कोई चक्कर लगाने को वृत्तीय गति कहते हैं। जैसे पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है ऐसे गोल गोल सूर्य के चारों तरफ, इसको वृत्तीय गति कहते हैं। और पृथ्वी अपने अक्ष पे घूमती है, उसको घूर्णन गति कहेंगे। ऑप्शन डी है दोलन गति उसे कहते हैं जो अपनी माध्य स्थिति के दोनों तरफ
गति को दोलन गति कहते हैं। जैसे कि घड़ी का पेंडुलम होता है, ऐसे गति करता है ना, इसको दोलन गति कहते हैं। प्रश्न संख्या 8 है, सामान्यतः वृक्ष की लंबाई होती है। तो ऑप्शन सी सही उत्तर होगा 3 मीटर से 30 मीटर तक। जो वृक्ष होते हैं बड़े छोटे, वो 3 मीटर से लेके और 30 मीटर तक उनकी ऊंचाई होती है। 3 मीटर से और छोटे रहेंगे उनको पौधे के कैटेगरी में आ जाएंगे, और 30 मीटर तक उनकी मैक्सिमम लंबाई होती है। प्रश्न संख्या 9 है, प्रथम प्रकार के उत्तोलक का उदाहरण है। ऑप्शन ए है सरौता, बी है नेल कटर, सी है सीढ़ी और डी है हैंडपम्प। तो 9 का ऑप्शन डी सही उत्तर होगा, हैंडपम्प। अब इसको समझ लेते हैं, नीचे मैंने फिगर से ऐड करके समझाया हुआ है। देखिए ये प्रथम प्रकार के उत्तोलक हैं। इसमें जो होता है आलम जो होता है बीच में होता है, आयास एक पहले किनारे पे और दूसरे किनारे पे भार होता है। देखिए आयास का अर्थ आप प्रयास से ले सकते हैं समझने के लिए। प्रयास का मतलब जो मनुष्य द्वारा काम किया जाएगा वो प्रयास यानी आयास के अंतर्गत आ जाएगा। आलम का अर्थ होता है सहारा, जो बीच में वो मशीन का काम करेगा वो आलम्ब है। और जो भार हो, जो काम जो रिजल्ट मिलेगा जो किया जाएगा उसको भार हो जाएगा। तो यहाँ पे प्रथम प्रकार के उत्तोलक में आलम्ब बीच में होता है और दोनों किनारों पर आयास और भार होता है। देखिए ऐसे ही कैंची, इसका एग्जांपल ये हैंडपंप हो जाएगा। दूसरा कैंची, कैंची में भी देखिए यहाँ आलम्ब बीच में है, इधर से दबाया जाता है तो ये आयास है, और इधर काम होता है या कपड़े को काटा जाता है, यहाँ पे नींबू काटा जा रहा है तो यहाँ पे ये भार हो जाएगा। ऐसे ही तराजू में भी एक सिरे पे ये आयास है, उठाया जाता है, दूसरा बीच में ये आलम्ब है यानी सहारा, और दोनों किनारों पे भार है। ऐसे ही द्वितीय प्रकार के उत्तोलक, इसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है, ठीक से समझिएगा इसको। द्वितीय प्रकार के उत्तोलक में जो आलम्ब होता है बीच में होता है, और आयास वैसे जैसे पहले प्रथम प्रकार के उत्तोलक में था वो पहले ही स्थान पे था यानी शुरू में ही, तो वो आयास रहेगा, बीच में भार, और जो लास्ट में हो जाएगा वो आलम्ब हो जाएगा। आलम्ब का अर्थ होता है सहारा। तो यहाँ पे देखिए जैसे ये कूड़ा ढोने वाला जो गाड़ी है, यहाँ पे ये आलम्ब है, इसके पहिए के पास बीच में ये कूड़ा है, ये भार हो जाएगा, और यहाँ पे पकड़ा जाता है ना तो ये आयास होता है। ऐसे ही दूसरा एग्जांपल में अगर जो ये कैरी कट्टा दिया हुआ है तो इसको ये पकड़ के काटते हैं, ये आयास होगा, बीच में भार है, दूसरे तरफ आलम्ब है, ये कैरी कटर है। सरौता में भी सेम ऐसे ही है, आलम्ब है यहाँ जुड़ा हुआ है, बीच में भार है और आयास होगा, आयास। और तृतीय प्रकार के उत्तोलक में आलम्ब और भार किनारे पे होता है, बीच में आयास होता है। जो चिमटा होता है देखिए यहाँ पे जुड़ा हुआ है, ये आलम्ब है, और प्रयास बीच में दबाया जाता है तब किसी चीज़ को उठाया जाता है, इस किनारे से लास्ट वाले से ये भार हो जाएगा। ऐसे ही ये हाथ से भार थामना और जो उठा रहे हैं ऐसे, तो आलम्ब और भार किनारे पे, बीच में आयास। फिगर के माध्यम से मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। तो अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 10 है, अवशेषी अंक होते हैं। ऑप्शन ए है अति आवश्यक, बी है आवश्यक, सी है अनावश्यक और डी है इनमें से कोई नहीं। इसका ऑप्शन सी सही उत्तर है, अनावश्यक। जो अवशेषी अंग होते हैं इनका कोई काम नहीं होता है, शरीर में ऐसे ही पाए जाते हैं। जैसे मनुष्य के शरीर में अपेंडिक्स होता है जो बड़ी आंत के साथ जुड़ा होता है, उसका कोई काम नहीं होता है, वो अवशेषी अंग होता है। ऐसे ही जो एक ज्ञान दांत होता है जिसको नॉलेज टीथ भी कहते हैं, जो कि जबड़े में सबसे अंतिम वाला दांत होता है, वो बहुत लेट होता है, उसको वो भी अवशेषी अंग होता है, क्योंकि वो इतना अंदर होता है उससे भोजन चबाया नहीं जाता है, बहुत अंदर होता है, जगह नहीं होता है वहाँ भोजन के पहुँच के चबाने का, तो इसलिए वो अवशेषी अंग के अंतर्गत आता है। इसके बाद हम लोग 2021 के क्वेश्चन पेपर को पढ़ेंगे। 2021 का पहला बहुविकल्पी प्रश्न है, कौन सी गैस सुरक्षित और ज़्यादातर सभी आग बुझाने की मशीनों में उपयोग की जाती है। ऑप्शन ए है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, बी है कार्बन डाइऑक्साइड, सी है सल्फर डाइऑक्साइड और डी है नाइट्रस ऑक्साइड। इसका ऑप्शन बी सही उत्तर है, कार्बन डाइऑक्साइड। जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है आग बुझाने के काम में आता है। जब भी आग जलता है तो उसमें ऑक्सीजन मदद करता है आग को जलाने के लिए। जो कार्बन डाइऑक्साइड उस पर डाला जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड आग के चारों तरफ एक लेयर तैयार कर देता है, जिससे कि ऑक्सीजन का संपर्क टूट जाता है आग से, और बिना ऑक्सीजन के आग तो जल नहीं सकती, तो इसीलिए वो बुझ जाता है। और कार्बन डाइऑक्साइड एक सुरक्षित गैस है आग बुझाने के लिए। प्रश्न संख्या 12 है, दाब का MKS मात्रक है। ऑप्शन ए है न्यूटन, बी है न्यूटन मीटर और सी है न्यूटन मीटर स्क्वायर या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और डी है वर्ग। तो इसका ऑप्शन सी सही उत्तर है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। देखिए दाब बराबर P बराबर होता है F/A, यानी F/A बल का मात्रक होता है न्यूटन और एरिया यानी क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इसका मात्रक हो जाएगा। प्रश्न संख्या 13 है, सूक्ष्म जीव मनुष्य की आंत में परजीवी के रूप में पाया जाता है जो पेचिश नामक रोग उत्पन्न करता है, यानी कौन सा ऐसा परजीवी है जिसकी वजह से पेचिश नामक रोग हो जाता है। ऑप्शन ए है जैंथो
मोनासाइट्री, बी है एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, सी है साइनो बैक्टीरिया और डी है लैक्टोबैसिलस। इसका ऑप्शन बी सही उत्तर होगा, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। ऑप्शन डी दिया हुआ है लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस जो सूक्ष्म जीव होता है दही में पाया जाता है और ये लाभदायक सूक्ष्म जीव है। प्रश्न संख्या 14 है, वाह कण का बना होता है, किसका बना होता है, यानी जो कान जो होता है उसका जो ऊपर वाला जो ऐसे भाग होता है वो किसका बना होता है। ऑप्शन ए है अस्थि, बी है उपास्थि, सी है उरोस्थि और डी है इनमें से कोई नहीं। इसका ऑप्शन बी सही उत्तर होगा, उपास्थि। उपास्थि का अर्थ होता है, जैसे ऑप्शन ए है अस्थि, अस्थि का अर्थ होता है हड्डी जो मजबूत होता है, कठोर होता है, और उपास्थि जो लचीला होता है, थोड़ा सा नरम होता है। जैसे आप कान को अपने टच करके देखिए तो वो मुड़ भी जाता है और फिर अपनी स्थिति में आ जाएगा। ये सेमी हार्ड होता है, मतलब थोड़ा सा हार्ड होता है, थोड़ा नरम भी रहता है, इसको उपास्थि कहते हैं। प्रश्न संख्या 15 है, नवीकरणीय संपदा है। ऑप्शन ए है मृदा, बी है पेट्रोल, सी है कोयला और डी है प्राकृतिक गैस। तो इसका ऑप्शन ए सही उत्तर है मृदा। जो मृदा होता है, नवीकरणीय और अनवीकरणीय संपदा किसे कहते हैं, जो ऊर्जा के संसाधन जो कि फ्यूचर में समाप्त हो सकते हैं उनको अनवीकरणीय संपदा या अनवीकरणीय ऊर्जा के संसाधन कहते हैं। जैसे पेट्रोल है ये समाप्त हो जाएगा और हो सकता है, और कोयला प्राकृतिक है ये सभी समाप्त हो सकते हैं, लेकिन मृदा है, हवा है, पानी और जल, सूर्य का प्रकाश, ये सब नवीकरणीय ऊर्जा के संसाधन है, यानी नवीकरणीय संपदा है। ऑप्शन ए सही उत्तर होगा इसका। अगला प्रश्न है जो कि 2020 का पहला लघु उत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न संख्या 16, दाब का मात्रक है। ऑप्शन ए है जूल, बी है न्यूटन मीटर, सी है किलोग्राम और डी है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये प्रश्न अभी ऊपर हम लोगों ने पढ़ा है, इसका ऑप्शन डी सही उत्तर होगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, क्योंकि पी बराबर होता है F/A, यानी एफ का मात्रक होता है न्यूटन और ए का एरिया यानी मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। प्रश्न संख्या 17 है, कुकिंग गैस एलपीजी में किसकी मात्रा अधिक होती है। ऑप्शन ए है मेथेन, बी है ब्यूटेन, सी है एथेन और डी है एथिलीन। इसका ऑप्शन बी सही उत्तर होगा, ब्यूटेन। मुख्य रूप से जो एलपीजी में ब्यूटेन और प्रोपेन से मिलकर बना होता है, जिसमें इसमें तो प्रोपेन दिया नहीं है, इसलिए इसका ऑप्शन बी ही ब्यूटेन ही सही उत्तर होगा। इसमें एक और गैस अलग से मिलाया जाता है जिसका नाम है मिथाइल मरकैप्टेन। मिथाइल मरकैप्टेन से बस गंध का पता लगता है, जिससे कि पता चल सके कि कहीं एलपीजी लीक तो नहीं कर रही है, इसीलिए सिर्फ मिथाइल मरकैप्टेन मिलाया जाता है इसमें। प्रश्न संख्या 18 है, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक हैं। ऑप्शन ए है आर्यभट्ट, बी है डॉक्टर हार्वर्ड माइकल, सी है डॉक्टर विक्रम साराभाई और डी है उपरोक्त सभी। तो इसका ऑप्शन सी सही उत्तर है, डॉक्टर विक्रम साराभाई। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 19, प्रतिजैविक औषधि है। ऑप्शन ए है पेनिसिलिन, बी है इंसुलिन, सी है ऑक्सीजन और डी है अल्ड्रीन। तो इसका ऑप्शन ए सही उत्तर होगा, पेनिसिलिन। पेनिसिलिन प्रतिजैविक यानी रोग प्रतिरोधक औषधि है और पेनिसिलिन की खोज सर्वप्रथम अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी 1928 में। ये कई बार पूछा जा चुका है कि पेनिसिलिन का खोज किसने किया, सीटेट में पूछा जा चुका है, इसको भी आप साथ साथ ध्यान में रखेंगे। इंसुलिन जो है ये शुगर की मात्रा को कंट्रोल करता है। प्रश्न संख्या 20 है, संचारी रोग है। ऑप्शन ए है हैजा, बी है कैंसर, सी है मधुमेह और डी है जोड़ों में दर्द। तो इसका ऑप्शन ए सही उत्तर है हैजा। संचारी रोग उसे कहते हैं जो एक दूसरे के संपर्क में आने से फैलता है, उसको संचारी रोग कहते हैं। तो हैजा ही है जो एक दूसरे के संपर्क में आने से फैलता है, तो ये हैजा संचारी रोग हो जाएगा। हैजा में पतला दस्त और उल्टी एक साथ होता है, जिससे शरीर में पानी की कमी और सुस्ती बन जाती है। ऑप्शन बी है कैंसर। कैंसर जो होता है शरीर के अलग अलग भागों में होता है, ये अलग अलग कैंसर के कई टाइप हैं। कैंसर में अनियंत्रित कोशिकाओं का वृद्धि होने लगता है, वो वृद्धि रुकता ही नहीं है, तो उसको कैंसर कहते हैं। और सी है मधुमेह है, इसको अन्य नामों से भी जानते हैं, डायबिटीज और शुगर के नाम से भी जाना जाता है। जो ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा है उसको नियंत्रित करने का काम इंसुलिन करता है और इंसुलिन स्रावित होता है अग्नाशय से। अग्नाशय इसमें जो मधुमेह रोग में अग्नाशय इंसुलिन का जो स्रावण है या तो रोक देता है या तो बहुत कम करता है, जिसकी वजह से जो ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा को कंट्रोल नहीं कर पाता है इंसुलिन, यानी वो बढ़ने लगता है, तो उसी को शुगर या मधुमेह कहते हैं। और डी है जोड़ों में दर्द। जोड़ों में दर्द के जो रोग होता है इसका नाम गठिया है। गठिया की वजह से जोड़ों में दर्द होता है। और भी बहुत सारे कारण होते हैं, उसमें जो एक साइनोवियल नामक द्रव होता है उसकी कमी हो जाती है, जिसकी वजह से जब हम उठते बैठते हैं हिलते डुलते हैं तो जोड़ों में वो कट कट की आवाज़ आती है और दोनों हड्डियाँ आपस में टकराती हैं, जिससे दर्द करता है, तो इसी को गठिया कहते हैं। इसके बाद हम लोग 2019 के क्वेश्चन पेपर को पढ़ेंगे। 2019 का पहला बहुविकल्पी प्रश्न है,
हरित लवक पाया जाता है? ऑप्शन ए है जंतु कोशिका में, बी है कवक में, सी है विषाणु में और डी है वनस्पति कोशिका में। देखिए हरित लवक और प्रकाश की उपस्थिति में ही पौधे पौधे अपना भोजन बनाते हैं, हमने पढ़ा था प्रकाश संश्लेषण में, या फिर आगे अति लघुत्री या लघुत्री में आएगा तो हम लोग वहाँ पढ़ेंगे। तो इसका ऑप्शन डी सही उत्तर होगा वनस्पति कोशिका में। वनस्पति कोशिका में ही हरित लवक पाया जाता है, जो कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में और हरित लवक की उपस्थिति में पौधे भोजन बनाते हैं। प्रश्न संख्या 22 है, टेलीफोन का आविष्कार किया था? ऑप्शन ए है ग्राहम बेल, बी है न्यूटन, सी है आर्किमिडीज और डी है सैमुअल मोर्स। इसका ऑप्शन ए सही उत्तर है ग्राहम बेल। ग्राहम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार किया था। ऑप्शन बी है न्यूटन। न्यूटन ने न्यूटन के गति विषय के 3 नियम दिए थे, जिसमें पहला है जड़त्व का नियम, दूसरा F=ma और तीसरा क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। और सी है आर्किमिडीज। आर्किमिडीज ने अपना एक बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत दिया था, जिसको आर्किमिडीज का सिद्धांत कहते हैं। आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुसार यदि किसी तरल में किसी वस्तु पर लगने वाला उत्प्लावन बल उस वस्तु द्वारा विस्थापित तरल के भार के बराबर होगा। देखिए इसका अर्थ है, आप सरल शब्दों में समझेंगे। एग्जाम्पल ले लेते हैं पानी का, कि पानी में और जो कोई ठोस वस्तु या कुछ भी आप डालते हैं तो वो उसके द्वारा उसका भार जो होता है, उस वस्तु का भार उसके द्वारा हटाए गए पानी के भार के बराबर होगा। सरल शब्दों में आप ऐसे समझ लीजिए। प्रश्न संख्या 23 है, कार्बन का क्रिस्टली है, यानी कार्बन का क्रिस्टल है। ऑप्शन ए है काजल, बी है जंतु चारकोल, सी है कोयला और डी है हीरा। तो देखिए क्रिस्टलीय रूप यहाँ पे लग रहा है छूट गया है, रूप यहाँ पे होगा क्रिस्टलीय रूप है पूछा हुआ है इस प्रश्न में। तो क्रिस्टलीय रूप ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा हीरा। जो हीरा होता है क्रिस्टलीय रूप होता है। क्रिस्टली किसे कहते हैं? जो एक परत में पाया जाता है, सिस्टमेटिक पाया जाता है होता है, उसको क्रिस्टल कहते हैं। तो यही सही उत्तर होगा डी। प्रश्न संख्या 24 है, द्रव के गैस में बदलने की क्रिया को कहते हैं? ऑप्शन ए है गलनांक, बी है हिमांक, सी है वाष्पीकरण और डी है संघनन। इसका ऑप्शन सी सही उत्तर होगा वाष्पीकरण। द्रव का गैस या वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। ऑप्शन ए है गलनांक। गलनांक उस निश्चित तापमान को कहते हैं जिस निश्चित तापमान पर कोई वस्तु ठोस से द्रव में बदलने लग रही है, उसको गलनांक कहते हैं। और बी है हिमांक। हिमांक उसे कहते हैं वह निश्चित तापमान जिस पर कोई द्रव ठोस में बदल जाती है। जैसे 0 डिग्री सेल्सियस होता है पानी के लिए, वो ठोस में बदलने लगती है, यानी पानी जो होता है 0 डिग्री सेल्सियस पे ठोस में बदलने लगता है, उसको हिमांक कहते हैं। और ऑप्शन डी है संघनन। संघनन उसे कहते हैं जब द्रव को गर्म करते हैं तो वाष्प बन के उड़ने लगता है, तो उसको किसी पॉट के माध्यम से उसको ठंडा करके और द्रव अवस्था में पुनः प्राप्त कर लेने को संघनन कहते हैं। प्रश्न संख्या 25 है, चना मटर की जड़ों की गांठों में पाया जाने वाला जीवाणु है? ऑप्शन ए है राइजोबियम, बी है क्लास्ट्रीडियम, सी है एजोटोबैक्टर और डी है लैक्टोबैसिलस। इसका ऑप्शन ए सही उत्तर होगा राइजोबियम। ये प्रश्न रिपीट हो रहा है। इसके बाद हम लोग 2018 के क्वेश्चन पेपर को पढ़ेंगे। 2018 का पहला बहुविकल्पी प्रश्न है, घड़े में रखा पानी किस विधि के द्वारा ठंडा हो जाता है? ऑप्शन ए है सम्मोहन, बी है चालन, सी है क्वथन और डी है वाष्पन। तो इसका ऑप्शन डी सही उत्तर होगा वाष्पन। वाष्पन के द्वारा घड़े में रखा पानी ठंडा हो जाता है। इसका ऑप्शन ए दिया हुआ है सम्मोहन। सम्मोहन उसे कहते हैं जैसे द्रव में ऊष्मा का संचरण को सम्मोहन कहते हैं। जैसे कि पानी को आज किसी भी बर्तन में आप रख के गर्म करते हैं तो जो नीचे वाला भाग सबसे पहले गर्म होता है, उसके बाद ये ऊपर जाता है, ऊपर का जो ठंडा भाग होता है पानी का वो नीचे आता है, और ऐसी ये क्रिया चलती रहती है, इसी को संवहन कहते हैं। ऑप्शन बी है चालन। चालन ठोसों में ऊष्मा के संचरण को चालन कहते हैं। जैसे कि अगर आप एक लोहे की छड़ को एक सिरा गर्म करते हैं तो दूसरा सिरा भी गर्म होने लगता है, ये चालन विधि द्वारा ही होता है, तो इसको चालन कहते हैं। और ऑप्शन सी दिया है क्वथन। क्वथन उसे कहते हैं कि वह निश्चित तापमान जिस पे द्रव उबलने लगते हैं उसको क्वथन कहते हैं, और वह निश्चित तापमान क्वथनांक कहलाता है। कि जैसे पानी 100 डिग्री सेल्सियस पे गर्म होने लगता है तो 100 डिग्री सेल्सियस होगा, ये क्वथनांक हो जाएगा पानी का, और ये उबलने की प्रक्रिया को क्वथन कहते हैं। प्रश्न संख्या 27 है, एजुसेट क्या है? ऑप्शन ए है शैक्षिक समिति, बी है शैक्षिक उपग्रह, सी है शैक्षिक कार्यक्रम और डी है शैक्षिक प्रबंधन। इसका ऑप्शन बी सही उत्तर है शैक्षिक उपग्रह। जो शिक्षा के क्षेत्र में पहला उपग्रह छोड़ा गया था 2004 में, जिसका नाम था GSAT-3, उसी को एजुसेट भी कहते हैं, एजुसेट के नाम से भी उसको जानते हैं, तो यही शैक्षिक उपग्रह है एजुसेट। प्रश्न संख्या 28 है, पत्ती में पाया जाने वाला रंध्र स्थित होता है? ऑप्शन ए है उत्तरी सतह पर, ऊपरी सतह पर, बी है निचली सतह पर, सी है डंठल पर और डी है पर्णाधार पर। इसका ऑप्शन बी सही उत्तर होगा निचली सतह पर। प्रश्न संख्या 29 है, दाब अधिक होता है?
ऑप्शन ए है बैठने पर, बी है एक पैर से खड़े होने पर, सी ऑप्शन है दो पैर से खड़ा होने पर और डी है लेटने पर। इसका ऑप्शन बी सही उत्तर है एक पैर से खड़ा होने पर। जो दाब होता है एरिया पे डिपेंड करता है। P इक्वल टू फार्मूला होता है F अपन A, यानी P इक्वल टू प्रेशर यानी दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल। देखिए यहाँ पे P के साथ जो दाब के साथ है व्युत्क्रमानुपाती संबंध है, क्योंकि नीचे है ये। तो अगर जो एरिया का मान यानी क्षेत्रफल का मान बढ़ेगा तब दाब का मान कम होगा। अगर जो क्षेत्रफल का मान कम रहेगा तब दाब का मान ज़्यादा होगा। तो ऑप्शन में देखते हैं कि किसमें क्षेत्रफल का मान कम है तो वहीं दाब ज़्यादा अधिक होगा, अधिक ही पूछा है। ऑप्शन ही है बैठने पे। बैठने पे लगभग मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है इतना स्थान घेरता है। और बी है एक पैर से खड़े होने पर। एक पैर से खड़े होने पर उसका मान लीजिए एक पैर का निशानी जो क्षेत्रफल घेरेगा वो इतना घेरेगा। और सी है दो पैर से खड़ा होने पर। दो पैर से इतना मान लीजिए कि वो क्षेत्रफल घेरता है। और लेटने पे तो पूरा इतना लेटेगा, इतना बड़ा मनुष्य होता है। तो सबसे कम जो एरिया कहाँ है, क्षेत्रफल कहाँ लग रहा है, ऑप्शन बी में, यानी एक पैर से खड़ा होने पर। तो यहाँ पे दाब का मान सबसे ज़्यादा होगा। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा एक पैर से खड़ा होने पर। प्रश्न संख्या 30 है, निम्नलिखित में से किसमें कार्बन नहीं पाया जाता है। ऑप्शन ए है रोटी, बी है चीनी, सी है नमक और डी है कोयला। तो ऑप्शन सी सही उत्तर होगा नमक। नमक का फॉर्मूला होता है NaCl, यानी सोडियम क्लोराइड। इसमें कहाँ कहीं कार्बन है, ये सी है ना, ये कार्बन नहीं है, Cl एक साथ है, क्लोरीन है ये। तो यही इसमें कार्बन नहीं है। बाकी रोटी, चीनी, कोयला इसमें सब में कार्बन पाया जाता है। इसके बाद हम लोग 2017 के क्वेश्चन पेपर को पढ़ेंगे। 2017 का पहला बहुविकल्पी प्रश्न है। प्रश्न संख्या 31, निम्नवत में अक्रिस्टलीय कार्बन के अपरूप हैं। अक्रिस्टलीय कार्बन वही है, क्रिस्टलीय कार्बन से कहते हैं जो एक परत दर परत में पाया जाता है और सिस्टमेटिक पाया जाता है, उसको क्रिस्टलीय कार्बन कहते हैं। और अक्रिस्टलीय कार्बन बिना ऐसे ही पाए जाते हैं, बिना सिस्टम के और बिना परत के। तो ऑप्शन ए है ग्रेफाइट, बी है हीरा, सी है सुगर चारकोल और डी है फुलरीन। तो इसका ऑप्शन सी सही उत्तर होगा सुगर चारकोल। जो सुगर चारकोल है ये अक्रिस्टलीय अपरूप है कार्बन का। प्रश्न संख्या 32 है, अनुप्रस्थ तरंगों में दो श्रृंगों के बीच की दूरी होती है। ऑप्शन ए है आयाम, बी है अर्ध आयाम, सी है तरंग दैर्ध्य और डी है अर्ध तरंग दैर्ध्य। इसका ऑप्शन सी सही उत्तर है तरंग दैर्ध्य। इसको फिगर से समझते हैं। देखिए अनुप्रस्थ तरंगें ऐसे चलती हैं, तो अनुप्रस्थ तरंगों में जो दो श्रृंगों के बीच की दूरी, यही श्रृंग है। देखिए प्रश्न में पूछा था दो श्रृंगों के बीच की दूरी, तो यही जो श्रृंग है ये, या फिर आप इसको ले लीजिए, जब ये आगे बढ़ेगा ना तो ऐसे जाएगा, या तो इसके और इसके बीच में की दूरी या फिर ऊपर वाले के बीच, ये यही श्रृंग है। इन दोनों के बीच की दूरी को तरंग दैर्ध्य कहते हैं। इसको देखिए लैम्डा से दिखाया गया है यहाँ पे। इसका जो डिनोट करने का साइन होता है लैम्डा होता है, इसी को ये तरंग दैर्ध्य कहलाता है। और जो ये ऊपर वाला भाग श्रृंग होता है और नीचे वाला भाग को गर्त कहते हैं। ये फिगर की आवश्यकता नहीं है, आपको बस समझ लीजिए कि जो यही श्रृंग होता है, इन दोनों के बीच की दूरी को लैम्डा कहते हैं, यानी तरंग दैर्ध्य कहते हैं। प्रश्न संख्या 33 है, डॉक्टरी थर्मामीटर में ताप मापने का विभाजन स्केल होता है, यानी कहाँ से कहाँ तक होता है, फ़ारेनहाइट में दिया है। इसका ऑप्शन सी सही उत्तर होगा 95 डिग्री फ़ारेनहाइट से 110 डिग्री फ़ारेनहाइट। या फिर है, ये मिस्टेक हो गया है, इसको मैं ठीक करके टेलीग्राम पे भेज दूंगा। अगर जो आपको इस क्लास से संबंधित PDF चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। प्रश्न संख्या 34 है, पेचिश नामक बीमारी में निम्नवत में से कौन सा सूक्ष्मजीव उत्तरदायी है। ऑप्शन ए है फ्लैवीवायरस, बी है निमेटोड यानी कृमि, सी है ईस्ट और डी है एंटमीबा हिस्टोलिटिका। ये प्रश्न रिपीट हुआ है, इसका ऑप्शन डी सही उत्तर होगा एंटमीबा हिस्टोलिटिका। प्रश्न संख्या 35 है, किसी वस्तु का जल में पूर्णतः डुबोने पर उस वस्तु पर लगने वाला उत्प्लावन बल बराबर, ये बराबर का चिन्ह है, बराबर वस्तु का भार है। अतः अब कंडीशन क्या होगा, अगर जो उत्प्लावन बल वस्तु का भार के बराबर है तब क्या होगा। ऑप्शन ए है वस्तु जल में डूब जाएगी, बी है वस्तु सतह पर तैरेगी, सी है वस्तु जल में कुछ डूबी हुई तैरेगी और डी है वह सतह के नीचे पूरी डूबी हुई तैरेगी। इसका ऑप्शन बी सही उत्तर होगा वस्तु सतह पर तैरेगी। देखिए अभी ऊपर एक प्रश्न आया था, उसमें हम लोगों ने आर्किमिडीज का सिद्धांत पढ़ा था। उसमें पढ़ा था कि वस्तु के द्वारा हटाए गए जल के बराबर वस्तु का भार होता है। तो यही है, अगर जो यहाँ पे बोला है कि उत्प्लावन बल यानी वो जो हटाया गया बल के द्वारा लगाया गया बल वो बराबर है वस्तु के भार के, तब वस्तु जो है द्रव के ऊपर के सतह पर तैरेगी। अब वस्तु का
द्रव में तैरना ना तैरना डिपेंड करता है उत्प्लावन बल पे। मुख्य रूप से उसके भार, वस्तु के भार और उत्प्लावन बल पे डिपेंड करता है। चूंकि वस्तु का भार तो परिवर्तित होगा नहीं, उत्प्लावन बल परिवर्तित हो जाता है। कैसे परिवर्तित होता है कि उत्प्लावन बल डिपेंड करता है वस्तु के क्षेत्रफल पे। अगर जो वस्तु का क्षेत्रफल कम है, भार ज़्यादा है, तो उत्प्लावन बल का मान कम होता है। जैसे कि इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। एक कील है, उसका क्षेत्रफल कम होता है, वो पतला सा होता है, लेकिन उसका भार अधिक होता है, तो उसके द्वारा हटाए गए जल का मान बहुत कम होता है, जिससे कि उत्प्लावन बल कम लगता है। इसी की वजह से वो पानी में डूब जाता है। और जो पानी का एग्जाम्पल लेते हैं तो पानी में डूब जाता है। और एक प्लेट को आप एक जल के उस सतह पे रखते हैं तो उसका क्षेत्रफल ज़्यादा होता है, उसका भार कम होता है, जिससे कि उसके द्वारा हटाए गए जल का मान अधिक होता है और उत्प्लावन का बल का मान बढ़ जाता है, जिससे कि वो जो प्लेट होता है ऊपर तैरता है। जब उत्प्लावन बल का मान अधिक होगा वस्तु के भार से तो वस्तु तैरेगी, और जो उत्प्लावन बल का मान वस्तु के भार से कम होगा तो वस्तु डूब जाएगी। तो ये होता है इसके पीछे का कंसेप्ट। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। तो अगले प्रश्न को पढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग 2016 के क्वेश्चन पेपर को पढ़ेंगे। 2016 का पहला बहुविकल्पी प्रश्न है, निम्नलिखित में एसिटिलीन का रासायनिक सूत्र है। ऑप्शन ए है CH4, बी है C2H6, सी है C2H4 और डी है C2H2। ये प्रश्न 2023 का पहला प्रश्न था। ये हम लोगों ने सबसे पहले यही पढ़ा था। इसका ऑप्शन डी सही उत्तर होगा, C2H2। इसका प्रयोग कच्चे फलों को पकाने के लिए किया जाता है। प्रश्न संख्या 37 है, जब वस्तु अवतल दर्पण की मुख्य फोकस एवं वक्रता केंद्र के मध्य रखी हो तब प्रतिबिंब बनेगा। देखिए ये अवतल दर्पण का कंडीशन है ये। तो ऑप्शन ए है उल्टा वास्तविक तथा बस से बड़ा, बी है सीधा वास्तविक एवं बस से छोटा, और सी है उल्टा वास्तविक तथा बस से छोटा, और डी है सीधा वास्तविक तथा बस से बड़ा। इसको आप फिगर से समझते हैं कि जब वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में वस्तु रखी हो तो प्रतिबिंब कैसे बनता है। देखिए ये अवतल दर्पण सबसे पहले हम लोग बना लेंगे ये, कि उसका दूसरा भाग जो कलई किया रहता है, उत्तल वाला भाग। अवतल दर्पण है तो अंदर वाला भाग पे परावर्तन होता है। एक किरण यहाँ पे ये जो बीच में होता है ये वक्रता केंद्र है, ये सी जो है ये वक्रता केंद्र है, और ये भी है, ये वस्तु है, और ये फोकस है, ये पोल है यानी ध्रुव है। ये ध्रुव है, ये फोकस है और ये वक्रता केंद्र। कंडीशन तो यही था, मुख्य अक्ष यानी फोकस ये है, फोकस और वक्रता केंद्र यानी सी के मध्य वस्तु रखी हो। तो यहीं पे तो वस्तु रखी है, ए बी जो है इसी दोनों के बीच में रखी है, सी और एफ के बीच में। यहाँ से दो किरणें निकलेंगी। एक किरण सीधी जाएगी जो कि अवतल दर्पण से टकराकर मुख्य फोकस से होती हुई चली जाएगी, और दूसरी किरण इसके पोल पे जाएगी यानी ध्रुव पे जाएगी, और यहाँ से टकरा के ये नीचे चली जाएगी। दोनों यहाँ पे मिलेंगी। ये जो वक्रता केंद्र और अनंत है, इधर जो है अनंत रहता है। यहाँ पे कहीं भी इतना पीछे जितनी दूरियाँ होती हैं वक्रता केंद्र के बाद उसको अनंत मानते हैं। तो अनंत और ये वक्रता केंद्र के मध्य बनेगी उसका प्रतिबिंब। और देखिए ये उल्टा है, नीचे तीर ऐसे लगा हुआ है, उल्टा बना है और वस्तु से बड़ा है। वस्तु ये ए बी है, देखिए इसकी लंबाई इतनी है और इसकी लंबाई इतनी है, यानी ये वस्तु से बड़ा है और उल्टा है और वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में है। और ये वास्तविक है, क्योंकि अगर जो आभासी होता तो इसको डॉटेड लाइन से दिखाया गया रहता। डॉटेड लाइन को आभासी को डॉटेड लाइन से दिखाते हैं और वास्तविक को पूरा ऐसे लाइन से दिखाते हैं, किरण से दिखाते हैं। तो ये वास्तविक भी है। तो जो बनने वाली प्रतिबिंब होगी वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में बनेगी, उल्टा बनेगी, बड़ा बनेगा और वास्तविक बनेगा। अब देखिए ये दोनों किरण ना यहाँ पे भी मिल रहा है। यहाँ पे गया है पहली किरण लेंस से टकरा के फोकस से होके गया है, और दूसरा किरण डायरेक्ट जो ध्रुव पे गया है, तो बीच में यही एक दूसरे को काट रही हैं। तब यहाँ पे आप प्रतिबिंब मत बना दीजिएगा, क्योंकि प्रतिबिंब बनता है जब परावर्तन हो के जब किरण का आता है ना, जब परावर्तन के पश्चात जहाँ मिलता है वहाँ प्रतिबिंब बनता है। तो पहले किरण का तो परावर्तन हो गया है, लेकिन दूसरी किरण जो है अभी जा रही है, तभी यहाँ पे प्रतिच्छेद कर रही है, तो ये यहाँ पे प्रतिबिंब नहीं बनेगा। ये दिया है उल्टा वास्तविक तथा वस्तु से बड़ा। यहाँ पे उल्टा भी है, वास्तविक ही है और वस्तु से बड़ा है। ये ही सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 38, हरित लवक रहित पौधा का समूह है। हरित लवक हरे पौधों में पाया जाता है। जो हरित लवक और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हरे पौधे अपना भोजन बनाते हैं। तो रहित पूछा है यहाँ पे, यानी जिसमें हरित लवक न हो पौधे का समूह कौन सा है। ऑप्शन ए है शैवाल, बी है कवक, सी है अनावृत बीजी पौधे और डी है उपयुक्त सभी। तो 38 का ऑप्शन बी सही उत्तर होगा, कवक। कवक जो होता है इसी में हरित लवक नहीं पाया जाता है। प्रश्न संख्या 39 है, किसी वस्तु द्वारा प्रति सेकंड किए गए कंपनों की संख्या को कहते हैं। ऑप्शन ए है आवर्तकाल, बी है आयाम, सी है आवृत्ति और डी है इनमें से कोई नहीं। इसका ऑप्शन सी सही उत्तर होगा, आवृत्ति। जो
प्रति सेकंड 1 सेकंड में किए गए कंपनों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं। और आवर्तकाल एक कंपन पूरा करने में लगा समय आवर्तकाल कहलाता है। टी बराबर होता है 1/n, यानी 1/f भी, f से भी डिनोट करते हैं फ्रीक्वेंसी को और n से भी कहीं कहीं डिनोट करते हैं, तो दोनों लिख सकते हैं। और वह इसी का व्युत्क्रमानुपाती होता है आवृत्ति, यानी f बराबर होता है 1/t। तो यानी एक कंपन पूरा करने में लगा समय आवर्तकाल कहलाता है और 1 सेकंड में किए गए कंपनों की संख्या आवृत्ति कहलाती है। और बी है आयाम। आयाम उसे कहते हैं जैसे पेंडुलम की गति होती है ना, तो पेंडुलम की गति जब एक तरफ मैक्सिमम दूरी को, ऐसे पेंडुलम गति करती है, इधर जाती है, फिर यहाँ से दूसरी तरफ, फिर ऐसे, तो एक तरफ मैक्सिमम, किसी भी तरफ एक तरफ मैक्सिमम दूरी को आयाम कहते हैं। इसको ए से डिनोट करते हैं, दिखाते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 40। वायु दाब आरोपित करती है। ऑप्शन ए है केवल ऊपर की दिशा में, बी है केवल नीचे की दिशा में, सी है चारों दिशाओं में और डी है किसी दिशा में नहीं। तो इसका ऑप्शन सी सही उत्तर है, चारों दिशाओं में। जो वायु दाब है, चूंकि वायुमंडल में हर जगह वायु है, हर जगह वो अपना दाब लगा रही है, तो चारों तरफ, चारों दिशाओं में वायु का दाब आरोपित होता है। तो इसी के साथ आज का क्लास यहीं समाप्त होता है। आज हम लोग 8 साल के प्रश्न पत्र के बहुविकल्पी प्रश्नों को पढ़ लिया। चूँकि हर एक प्रश्न पत्र में 5 बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं और 8×5 40 प्रश्नों को हम लोगों ने पढ़ लिया, तो जिससे कि हमारा क्लास यहीं समाप्त होता है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 3rd सेमेस्टर के सभी विषय के प्रीवियस ईयर 2023 से 2016 के प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, उस पर क्लिक करके आप प्रीवियस ईयर देख सकते हैं। और राजन सीरीज के भी सभी सब्जेक्ट के प्लेलिस्ट का लिंक अलग अलग दिया हुआ है, उस पर क्लिक करके आप राजन सीरीज भी देख सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।